Analysis of The Hindu and Indian Express. Today the date is 23rd July, so let's get started. First thing is please don't overemphasize this economic survey. Okay, इसमें से जो भी काम के पॉइंट्स हैं या जो अच्छे अच्छे ग्राफ्स हैं वो सब हम लोग निकाल लेंगे एक सेपरेट वीडियो में. ओके, हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे इस पर. उसका भी वेट कीजिएगा. वैसे भी न्यूज़पेपर में से मोस्ट ऑफ द काइंड ऑफ बोल बच्चन चीजें आती हैं, हमें वो सब नहीं देखना है. हमें सिर्फ अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम की बातें हैं बस वो ध्यान रखनी है. ठीक है, तो वो हम सेपरेटली अगली वीडियो में कर लेंगे, इधर टुडे और टुमारो. राइट, क्योंकि उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करने में वक्त जाता है, तो मे बी टुमारो कल कर लेंगे. ठीक है, बाकी यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है, एक की पॉइंट्स लेते हैं फ्रंट पेज से क्या बताया गया है. फर्स्ट इज कि हमारी जो इकोनॉमी है वो रीबाउंड कर रही है फ्रॉम ऑल दोज कोविड-19 इम्पैक्ट एंड ऑल. ओके, और इन्होंने प्रोजेक्टेड ग्रोथ रखी है 6.5% टू 7% तक की हमें ग्रोथ रेट अपनी इकोनॉमी में देखने को मिल सकती है. चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर लेकर आते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, और इस वक्त हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी आनंद नागेश्वरन. कभी यूपीएससी किसी और एग्जाम में आए तो आए, बाकी यूपीएससी में नहीं आता. एक जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, नाउ इन्होंने किन चीजों पर एम्फेसाइज किया है, तो पहला इनका ये कहना है कि हमें अपने जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए ताकि बिजनेस करना इजी हो. फर्स्ट इज वी शुड फोकस ऑन रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन. राइट, और ये सिर्फ सेंटर नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सारी परमिशन लाइसेंस वगैरह लेते लेते आपको 30 डेज का टाइम निकल जाता है. ठीक है, जबकि यही चीज सिंगापुर में विद इन 24 आवर्स हो जाती है. तो हमें अपने रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन करना है. इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर को कॉर्पोरेट सेक्टर को ये कहा गया है कि आप लोगों ने बहुत मैसिव ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आपके प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, बट कमेंसुरेट एम्प्लॉयमेंट आप लोग जनरेट नहीं कर पाए हो. अब इनके प्रॉफिट बढ़ने का रीजन क्या है कि कॉर्पोरेट टैक्स में चेंजेस किए गए थे. फर्स्ट इज कि जो न्यू कॉर्पोरेट हाउसेस या कोई न्यू फैक्ट्री इंडस्ट्री सेटअप होती है तो उस पर हम लोग टैक्स लेंगे सिर्फ 15%. पहले हुआ करता था फ्लैट 30%, चाहे न्यू हो या एग्जिस्टिंग. तो अब कहा गया कि अगर आप न्यू फैक्ट्री लगाते हो तो आपको 15% कॉर्पोरेट टैक्स देना है, और अगर आप एग्जिस्टिंग हो तो आपको 22% देना है. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस किए गए, तो इससे इनके प्रॉफिट मार्जिन में तो बढ़ा, लेकिन जो मोटिव था कि इससे न्यू फैक्ट्रीज लगेंगी, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे, वो चीज हमें देखने को नहीं मिली है. दूसरा इन्होंने कहा है कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर को कि आप इफेक्टिवली यूज कीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्क को सिंपल और मोर एफिशिएंट बनाने के लिए. ठीक है, वर्कर के काम को एफिशिएंट और इजी बनाने के लिए रादर देन डिस्प्लेसिंग द वर्कर. इन्होंने एम्फेसाइज किया है कि एआई को लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर को इसे पॉजिटिवली देखना चाहिए कि हम कैसे वर्क को और एफिशिएंट बना सकते हैं, वर्कर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं रादर देन डिस्प्लेसिंग द वर्कर्स. राइट, इसके अलावा बाकी के इसने एम्फेसाइज किए हैं आपके हेल्थ वगैरह पर, एजुकेशन और स्किल्स, क्योंकि ये 3 चीजें हैं जिनसे हमारी पूरी की पूरी जो प्रोडक्टिविटी होती है इकोनॉमी में वो सब डिपेंड करती है. किस तरह की हमारे वर्कर्स की हेल्थ होती है, आज हम लोग एक आर्टिकल और देखेंगे किस तरह से हीट की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है वर्कर्स की. इवन वो कॉमनली पे अगर आप अपने रूम में ही पढ़ाई कर रहे हो, हद से ज्यादा गर्मी है, आप उतना प्रोडक्टिवली नहीं पढ़ सकते. राइट, तो हेल्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन और उसके साथ आने वाली स्किल्स, और खासकर जितनी ये चेंजेस आने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा, रोबोटिक्स, ड्रोन्स एंड ऑल, क्योंकि तो वो वैसे भी रिक्वायर करता है कि आपके एजुकेशन को आप मॉडिफाई करें आज के टाइम के हिसाब से, और स्किल्स दें जो फ्यूचर में काम आएगी इन दी लेबर फोर्स. इसके अलावा इन्होंने और रिफॉर्म्स की बात की है कि जैसे जो 2 मेजर रिफॉर्म्स हमने किए, जीएसटी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये अपने पूरे फुल पोटेंशियल से अभी भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं. इनमें फर्दर रिफॉर्म्स और या इनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए भी हमें काम करने की जरूरत है. इसके बाद इन्वेस्टमेंट में फोकस किया है कि हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एमएसएमई सेक्टर में. बट कल मैंने आपको टेक्सटाइल की एक डिस्कशन में बताया था कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी की मोनोपोली बनवा दी गई और उस वजह से रॉ मटेरियल महंगा हो गया, और अल्टीमेटली हमारे जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थे वो अनकॉम्पिटेटिव हो गए, और फॉरेन मार्केट जहां वियतनाम का 80% इंक्रीज हुआ, बांग्लादेश का 70% इंक्रीज हुआ, हमारा उल्टा डिक्रीज हुआ, और आज हमारे टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट 2014 लेवल से भी नीचे जा चुके हैं. राइट, सो बातें करना, अच्छी अच्छी बातें बोलना सर्वे में ये एक जगह है, एक तरफ है, बट सेकंड थिंग इज कि रियलिटी जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज
वो कुछ और ही सजेस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये मेजर मेजर बातें हैं जिन पे फोकस किया इकोनॉमिक सर्वे ने। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एक अलग सेशन में। तो यहाँ पे 6.5 to 7% ग्रोथ की बात की गई और सब्सिक्वेंट ईयर में हम लोग 7% से भी ऊपर की ग्रोथ पे जा सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। सेकेंड इज अनंत नागेश्वरन हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही रिलीज करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, और ये बजट से एक दिन पहले आता है, यानी कि बजट आज पेश किया जाएगा। इन्होंने रेगुलेटरी पावर्स की बात की ताकि ईज किया जा सके बिजनेस करना। सेकेंड इज कॉर्पोरेट सेक्टर्स को कहा कि एक्सेस प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर रहे हैं लेकिन उतनी प्रोडक्टिव जॉब्स आप लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आईटी सेक्टर में हायरिंग स्लो हुई है। एआई कैन ऑगमेंट लेबर रादर देन डिस्प्लेस वर्कर्स एंड wrote that capital intensive and energy intensive AI is the last thing जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी या लेबर सरप्लस इकोनॉमी चाहेगी। ठीक है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज अभी हम उतना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को रोजगार देना भी ज्यादा जरूरी है। हमें फर्दर स्टेप्स लेने की जरूरत है टू टैकल द इनइक्वालिटी, इंप्रूव द यंग पॉपुलेशन हेल्थ एंड शॉर्ट टू मीडियम टर्म एंड ब्रिज द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप। वी नीड टू रिबूट आर स्किलिंग इनिशिएटिव, क्योंकि हमने काफी स्कीम चलाई स्किल के लिए लेकिन उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हमारे सामने। फाइनेंशियल सेक्टर को बेनिफिट हुआ है फ्रॉम चैनलिंग हाउस होल्ड सेविंग्स। ऑब्वियसली वैसे भी महंगाई का टाइम है तो लोग थोड़ा सा खर्चा कम करके चलते हैं, सेव ज्यादा करते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, तो उसका फायदा अल्टीमेटली बैंकिंग सेक्टर को होता है। इसके अलावा सोशल मीडिया, स्क्रीन टाइम, सेडेंट्री हैबिट्स एंड अनहेल्दी फूड, दीज कैन अंडरमाइन द पब्लिक हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। जीएसटी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट मैच्योर हुआ है, डिलीवरिंग एनविसेज रिजल्ट्स, लेकिन हमें इसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। पर कैपिटा इनकम अगर हम इंडिया की देखें तो 7 टाइम्स बढ़ी है सिंस 1990, $2,500 तक हो गई, लेकिन अब $10,000 तक पहुंचना है, क्योंकि यही माना जाता है बेंचमार्क डेवलप्ड नेशन का, और हम लोग डेवलप इकोनॉमी बनना चाहते हैं बाय 2047। तो हमें भी अपनी पर कैपिटा इनकम $10,000 तक पहुंचानी है। और इसमें एक अच्छी बात इन्होंने ये लिखी है कि इसके लिए जो अभी तक हमने अप्रोच लिया सिंस 1990 उससे वर्क नहीं होगा, कुछ लीप फ्रॉग करना होगा, टेक्नोलॉजी में इनोवेटिव और ज्यादा प्रोडक्टिव बनना होगा, तभी जाकर हम उस डेवलप स्टेटस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करना होगा। ग्रीन ट्रांजिशन, रिमूविंग हिंड्रेंसेस फॉर एमएसएमई, टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ एग्रीकल्चर टू बी ए ग्रोथ इंजन बाय रिमूविंग पॉलिसी इंपेडिमेंट्स एंड इंटेलिजेंट फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज। और कल हमने एक स्कीम डिस्कस की थी जो गवर्नमेंट लेकर आना चाहती है, उसके बारे में बात की थी 50,000 करोड़ की, कि अगर स्टेट्स एक पर्टिकुलर रिफॉर्म्स करते हैं तो वो सेंटर से फंड्स अवेल कर सकते हैं। राइट, बाकी इकोनॉमिक सर्वे की और बातें होंगी एक सेपरेट वीडियो में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स को कि आप सॉल्व कीजिए ये एम्बिगुअस क्वेश्चंस जो आपने फिजिक्स पेपर में पूछे हैं। ठीक है? और इसी तरह का अगर इन्होंने यूपीएससी में भी दे दिया होता, जिस लेवल का इन्होंने सी सैट पूछा था 2023 में, सीएससी वो सी सैट कुछ इस तरीके का था कि अगर यूपीएससी के खुद के मेंबर्स भी बिठा दिए जाए ना, एक नहीं दो, तो भी वो उस पेपर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। राइट, तो खैर ये तो नीट का फियास्को अब चलता रहेगा, कोर्ट कुछ ना कुछ कहता रहेगा इस पे। चलिए, हमने अभी तक पिछले कुछ डिस्कशन में निपा वायरस के बारे में जाना है और ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, क्योंकि बार बार चीजें रिवाइज होंगी तभी जाकर हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, ओके, बार बार चीजें रिवाइज होंगी तभी जाकर हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम हॉल में। निपा एंड ब्रेन ईटिंग अमीबा, इनकी बात करते हैं। और आज से आपको शॉर्ट नोट्स एज इट, सॉरी नॉट शॉर्ट नोट्स, आप न्यूज़पेपर के जो भी नोट्स हैं, समरी है, वो आपको रेडीमेड यहाँ से मिल जाएगी। आप सीधे जाएंगे एप्लीकेशन पर, वहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको ये न्यूज़पेपर एज इट इज अपलोड कर दिया जाएगा, उसी में ये इनबिल्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। राइट, आप लोग बनाते हो, क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि बनाने में टाइम वेस्ट जा रहा है, 1 घंटे डिस्कशन सुनते हैं फिर 2 घंटे नोट्स बनाने में जाता है, तो ठीक है, वो चीज़ आपको आपसे बनी बनाई मिल जाएगी। चलिए, निपा वायरस की बात करें तो जूनोटिक डिजीज है, एनिमल से आता है, ये रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में। पहली बार ये आइडेंटिफाई किया गया था इन मलेशिया इन 1998। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे फ्रूट बैट्स या पिग्स। ठीक है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड और एनवायरमेंट से भी ये ह्यूमन तक ट्रांसमिट हो सकता है, और एक बार ह्यूमन में आ गया तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सिम्टम्स वही हैं, फीवर, हेडेक वगैरह। ओके, फैटल हो सकता है काफी। And what you need to remember is that there is no specific treatment or vaccine for Nipah virus, making prevention and early detection critical. Okay, तो आपको जो दूसरी बीमारियों की डिजीज की मेडिसिन हैं उन्हीं से आपको ये सब क्योर करना होता है, फीवर की, हेडेक की, डिजीनेस, एंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इसकी दवाइयों से ही काम चलाना पड़ता है, निपा की स्पेसिफिक कोई डिजीज नहीं है।
सेकंड इज ब्रेन ईटिंग अमीबा। ये थर्ड टाइम है जब हम एक वीक में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने प्रीलिम्स एक्स्ट्रा में भी देखा था, उसके बाद हमने कल के डिस्कशन में भी देखा था और आज भी। चलिए, ब्रेन ईटिंग अमीबा ऑल्सो नोन एज एंड फॉलरी, अब तक तो याद हो गया होगा। दिस इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ए रेयर बट सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन कॉल्ड प्राइमरी अमीबिक मैनिंगो एनसेफेलाइटिस, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में पीएएम कहते हैं। ये कॉज करता है हमारा एनफोलरी। मोस्टली हमें ये मिलता कहाँ पर है? ये मिलता है हमें वार्म फ्रेश वाटर एनवायरमेंट सच एज हॉट स्प्रिंग, लेक्स, पुअरली chlorinated swimming pools, and this infection occurs when contaminated water enters the nose। मैंने कल भी एम्फेसाइज किया था, ये नोज के थ्रू एंटर करता है, ठीक है, allowing the amoeba to travel to the brain. Symptoms of PAM include headache, fever, nausea, stiff, etc. Rapidly progressing to confusion। इसमें फैटिलिटी रेट बहुत हाई होता है। आप ये मान लीजिए कि अगर 10 लोगों को हुआ है तो उनमें से 9 की डेथ हो ही जाएगी। The infection is almost always fatal, but the early diagnosis and treatment can improve chances of survival। राइट, तो ये कुछ बातें याद रखिएगा। ब्रेन ईटिंग अमीबा नाम है एनफॉलरी, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सीवियर ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करता है जिसको हम कहते हैं पीएएम। वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट से मिलता है, जैसे हॉट स्प्रिंग, लेक या स्विमिंग पूल जिनको क्लोरिनेट ना किया गया अच्छे से, और ये आपकी नोज के थ्रू एंटर करके ब्रेन तक पहुंचता है, राइट, और इसमें फर्टिलिटी रेट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से हमने दोनों टॉपिक्स को देख लिया, ठीक है। बार बार रिवाइज करेंगे, चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं जरूरत नहीं। कल एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत ही बेशर्मी से कह दिया कि पिछले 7 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि अगर लिस्ट बनाने बैठोगे तो मोर देन 70 पेपर्स लीक हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 12th एनसीईआरटी, 12th सीबीएसई बोर्ड का पेपर भी लीक हुआ था, ठीक है। कई पेपर लीक हुए हैं, बट गवर्नमेंट इतनी बेशर्मी से झूठ बोल जाती है कि उनको पता है इसके बाद हमारा मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया लगा रहेगा डिफेंड करने में और साबित करने में कि कुछ लीक नहीं हुआ, ठीक है। जबकि हमने लास्ट ईयर एपीएफसी का पेपर भी देखा था, और उस बार जब उनके मॉक इंटरव्यूज देखे तब भी वो चीज और सॉलिड होती है कि यस, इस तरह की चीजें हुई हैं। नीट में आपने देखा 12th का फिजिक्स का पेपर लीक हुआ था, बिहार, यूपी, गुजरात, एमपी में पटवारी कई पेपर लीक्स हुए हैं, ठीक है। बट हमारे एजुकेशन मिनिस्टर काफी बेशरम इंसान है, और खुल के हम बेशरम कह रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ भी करते रहेंगे एंड पब्लिक बस बर्दाश्त करती रहेगी। चलिए, यहाँ पर इंडिया का कहना है कि इंडिया हैज शिफ्टेड टू विमेन लेड डेवलपमेंट। इनका कहना है कि पहले हम लोग मैन लेड डेवलपमेंट माना जाता था, अब हम लोग विमेन लेड कह रहे हैं। और ये क्यों कह रहे हैं? कि ये कह रहे हैं कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है वो इंक्रीज हुआ है काफी, ठीक है, रूरल एरियाज में भी हुआ है और अर्बन एरियाज में भी हुआ है। बट अगेन इसको भी एक आप बेशर्मी कह सकते हो कि रूरल एरियाज में किस चीज में हुआ होगा, या तो वो फिजिकल लेबर करने कहीं जा रही होंगी, राइट, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे कहीं काम करने लगी होंगी, या फिर महंगाई ज्यादा होने की वजह से, फैमिली इनकम एक लिमिट तक होने की वजह से तो एक मजदूर की तरह काम कर रहे होंगे, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एक इंसान कुछ काम कर रहा है, दूसरे ने भी एक छोटी सी किराना शॉप खोल ली कि कुछ तो खर्चा निकलेगा जिंदगी का, ठीक है। इन चीजों को ये लोग एम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर लेते हैं। माइग्रेट करके आप आ गए हो, डोमेस्टिक हेल्पर की तरह काम कर रहे हो दूसरों के घर में, ये उसको एम्प्लॉयमेंट करके खुश होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है, बट एनीवे हम लोग कुछ ऐसे लिख नहीं सकते एग्जाम में। रूरल रूरल विमेन में देखा गया कि उनका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 41% है, जबकि अर्बन एरियाज में इट इज 25.4। और कल हमने डिस्कस कर लिए थे इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ठीक है। कल के सेशन में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था कि रूरल एरियाज में क्या रीजन हो सकते हैं, अर्बन एरियाज में क्या हो सकते हैं, ठीक है। आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है जेंडर बजटिंग। मैं ये आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हम जेंडर बजटिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में, आखिर ये क्या है। जेंडर बजटिंग इंडिया रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि बजट में अलग से पैसा एलोकेट किया जा रहा है जेंडर बजट के नाम पे, नहीं। विमेन स्पेसिफिक जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनमें जो भी पैसा जा रहा है वो सारा पैसा अलग से एक बजट बना के दिखा दिया जाता है कि इतने करोड़ रुपए हम लोग एक्सक्लूसिवली विमेन पर ही टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो उनकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो उनकी एजुकेशन को लेकर हो, या चाहे वो उनके लिए कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीज हो, ठीक है, या महिला किसानों के लिए आप कुछ लेकर आए हो, या आपने उनके लिए बैंक अकाउंट वगैरह खोले हैं उसके लिए कोई फंड रखा हुआ है। तो विमेन की टारगेट करने वाली सारी स्कीम्स का जो बजट होता है उसी को हम लोग जेंडर बजटिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इट एम्स टू एड्रेस जेंडर inequalities by ensuring that financial resources are allotted to programs and projects that benefit women and promote gender equality, ठीक है। जैसे निर्भया फंड है, वो विमेन की सिक्योरिटी के लिए, तो वो किसका पार्ट बन जाएगा? जेंडर बजटिंग का। इसमें दो चीजें बस फोकस कीजिएगा, एक तो कि बेनिफिट क्या होंगे इसके, और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है।
ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी इशू को पढ़ो, 4 से 5 मेजर पॉइंट्स याद रखो, एक फ्लो चार्ट टाइप बना के रखो और अंदर का थोड़ा थोड़ा करंट की एग्जाम्पल से रेलेवेंट ऐड करते रहो, आपके आंसर्स बन जाएंगे। और जब आप ये चीज कई महीनों तक करोगे हमारे साथ, तो आप देखोगे 4 महीने बाद कि आप इजिली मेंस आंसर राइटिंग और बहुत अच्छी क्वालिटी का आंसर, ऐसा नहीं कि लिखने के लिए बस कुछ भी लिख दिया, ये अच्छी क्वालिटी के आंसर आप लिख पाओगे। फर्स्ट इज टारगेटेड एलोकेशन। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स विमेन सेंट्रिक इनिशिएटिव सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर। सेकंड इज एनहांस अकाउंटेबिलिटी। ये एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है टू ट्रैक एंड असेस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन जेंडर इक्वालिटी। ऐसा नहीं कि सिर्फ बजट एलोकेट कर दिया और खत्म, नहीं, आपको असेस करना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। आपने लास्ट ईयर बजट में विमेन के लिए कोई एक स्कीम चलाई, उसका आउटकम क्या आया, ठीक है। आपने बजट, आपने प्राउडली कहा कि हमने विमेन को टारगेट करने के लिए इतने करोड़ का बजट रखा है, तो उसका आउटकम दिखाइए कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया उसे, आपने निर्भया फंड में करोड़ों रुपए रखे हैं, क्या विमेन सेफ्टी में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिला, कितने एक्सक्लूसिव महिला थाना खोले गए, ओके, कितने एक्सक्लूसिव महिला हेल्पलाइंस लागू की गई, या कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए उनको स्पीडी जस्टिस देने के लिए, या स्पीडी एसिड अटैक विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए आपने क्या किया। ये सब आपको दिखाना होता है कि आपने जो एक्सपेंडिचर रखा था उससे आपने ये सब काम किए हैं या नहीं। Third is empowerment. It supports programs that empower women economically as well as socially, addressing historical disadvantage. And policy integration, it promotes the inclusion of gender consideration in policy making and budgetary decision. ये ऐसा नहीं कि सारा बजट आप डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं हम लोग, या सारा बजट हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, नहीं, हमें जेंडर का भी ध्यान रखना है कि सिर्फ हमेशा ये नीड नहीं देखनी है कि अच्छे अच्छे रोड्स होंगे तो ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है, या डिफेंस अच्छा होगा हमारा। हमें अब ये भी ध्यान रखना है कि विमेन्स आर ऑल्सो द इक्वल टैक्स पेयर, ठीक है, सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनका भी इंक्लूजन उसमें होता रहे, ठीक है, वो भी विजिबल होनी चाहिए बजट में। सेकंड इज क्रिटिसिज्म। फर्स्ट इज इम्प्लीमेंटेशन गैप। नाउ देयर आर ऑफन चैलेंजेस इन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग जेंडर बजटिंग इनिशिएटिव्स। अब मॉनिटरिंग तो हमारे यहाँ कितनी अच्छी है वो तो हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, दूसरा इनको इम्प्लीमेंट करने में भी अपने ही कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि ऐसी शायद ही कोई स्कीम होगी, अब जैसे पीएम किसान स्कीम आई है, हम मानते हैं कि विमेन के नाम पर बहुत कम लैंड एलोकेट होता है, लेकिन होता है, ठीक है, तो उसमें पीएम किसान स्कीम का बजट में से भी तो पैसा विमेन पे जा रहा है ना, तो फिर इसको हम किस तरीके से अलग से दिखाएंगे। हम ये भी मान ले चलो 90% जो लैंड्स हैं वो मैन के नाम में, बट 10% विमेन के नाम में भी है, ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करके दिखाओगे अकाउंटिंग में, ठीक है, एक्सपेंडिचर में, राइट। तो इनका इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। सेकंड इज लैक ऑफ इम्पैक्ट। सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट अप्रोच मे लीड टू सुपरफिशियल चेंजेस विदाउट सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन जेंडर इक्वालिटीज। नो, दिस इज वन थिंग कि आपने ये दिखा के भाई बोल बच्चन टाइप की चीजें देखिए हमने ये किया, बट एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पर विमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। वो रेप आज भी हो रहे हैं, उसी तरह के हैरेसमेंट, उसी तरह के असॉल्ट आज भी हो रहे हैं, राइट। तो आप सिर्फ यहाँ सुपरफिशियल दिखा रहे हो कि हमने निर्भया फंड बना दिया, उसमें इतने एलोकेट कर दिए और इस तरीके से हम लोग स्पीडी जजमेंट के यही काम कर रहे हैं, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हो रहा है, सुपरफिशियल हो रहा है, ठीक है। इस जेंडर बजट को दिखाने के लिए ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर उतना नहीं दिखता है। थर्ड इज बजट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग जेंडर पर्सपेक्टिव इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड रिसोर्स इंटेंसिव, ठीक है। अब इनके अलग एक्सपेंडिचर के लिए हमें अलग से एक अकाउंटिंग टीम रखनी होगी, ठीक है, वो ये सारी चीजें मॉनिटर मॉनिटर करेगी, असेस करेगी, तो अगेन ये आपने एक खर्चा और बढ़ा लिया अपने ऊपर, ठीक है। उससे बेटर होता है कि इम्प्लीमेंटेशन पर ही ध्यान दे लो। सिर्फ दिखावे के लिए आप एक अलग से टीम रख के फिर उसको असेस कराओगे, मॉनिटरिंग कराओगे, उससे कुछ नहीं होगा। स्कीम अगर वो दोनों जेंडर के लिए भी है, हेल्थ दोनों के लिए है, एजुकेशन दोनों के लिए है, तो फिर उसको सेपरेट सेपरेट करके और अपना वर्कलोड क्यों बढ़ाना। Next is data limitation. There is insufficient data on gender disparities that hinder the effective planning and evaluation. So overall आप conclusion में कह सकते हो that while gender budgeting aims to foster greater gender equality, its success depends on effective implementation, monitoring, commitment to addressing underlying inequality. Okay, and this was mains PYQ of 2016. Right, when I appeared that means. ऑलराइट, सो मैंने आपको एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही दिया है ये एग्जैक्टली यहाँ पे जेंडर बजटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें समझ में आई हो। चलिए आगे चलते हैं। स्लो प्रोग्रेस ऑन रेलवे सेफ्टी, दिस इज वन इशू। सेकंड इज यहाँ पर प्रपोज्ड ईयू कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स प्रोटेक्शनिस्ट है, ठीक है, ये इंडिया का कहना है। तो ये CBAM क्या है, ये हमने थ्रू आउट द ईयर बार बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको अभी देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग रेलवे सेफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इससे रिलेटेड काफी इश्यूज हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मुझे आपको मोस्टली बतानी है कि इससे रिलेटेड काफी सारी कमिटीज पहले बनाई गई हैं,
एंड सेकंड थिंग इज कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए हैं अदर देन दी कवच सिस्टम, बट कवच सिस्टम अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दिया भी है कवच, कवच हैज बीन डिप्लॉयड ऑन 1465 रूट किलोमीटर इन साउथ सेंट्रल रेलवे, जैसा कि सर्वे बताता है। दिस इज जस्ट 2.14% ऑफ टोटल रेलवे नेटवर्क। ठीक है, तो जिस कवच को हमारे रेलवे मिनिस्टर ने इतने फैनफेयर के साथ लॉन्च किया था कि इससे ये फायदे होंगे, वो आज तक हमारे रेलवे नेटवर्क के जस्ट 2.14% पर ही स्टैब्लिश हो पाया है। सो फार देयर आर 17 ऑपरेशनल रेलवे जोन्स इन इंडिया, ये आपको पता होगा, आपने लुसेंट से पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, एंड 8 हैव बिकम फ्री फ्रॉम मैकेनिकल सिग्नलिंग। तो यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कर दी है एटलीस्ट 8 पर, बट अभी भी काफी सारे बचे हैं। Next is capital expenditure deployment in the railway increased by 77% over past 5 years, एंड इसके अलावा कंस्ट्रक्ट की जा रही है न्यू लाइंस, गॉज कन्वर्जन किए जा रहे हैं, यानी नैरो गॉज से ब्रॉड गॉज में कन्वर्जन किए जा रहे हैं ताकि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो। और ठीक है, ये डबल किए जा रहे हैं ब्रॉड गॉज, राइट। तो ये तो यहाँ के पॉइंट्स हो गए, बट अब हम इस टॉपिक को देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, एंड सेकंड इज कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने पहले कई कमिटीज लॉन्च की, सेटअप की थी इस काम के लिए। तो पहले हम कमिटीज वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड सेवरल कमिटीज टू एड्रेस रेलवे सेफ्टी इश्यूज एंड रेकमेंड इंप्रूवमेंट्स। फर्स्ट, काकोडकर कमेटी, ये बैठी थी 2001 में अंडर डॉक्टर आर एस काकोडकर। कमेटी ने रिव्यू किया था रेलवे सेफ्टी एंड रेकमेंड किए थे कुछ मेजर्स, जैसे स्ट्रेंथनिंग सेफ्टी नॉर्म्स, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी एंड एनहांसिंग ट्रेनिंग फॉर रेलवे स्टाफ। ठीक है, ये 3 चीजों पर उन्होंने फोकस किया था कि सेफ्टी नॉर्म्स थोड़े स्ट्रिंजेंट कीजिए, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कीजिए, एंड हमारे जो रेलवे स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए। फिर बट ये चीजें रुकी नहीं, दोबारा रघुराम राजन की कमेटी बैठी जो बाद में आरबीआई के गवर्नर भी बने 2012 में। इन्होंने कहा दिस कमेटी फोकस ऑन फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडियन रेलवेज इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इन्होंने इन्होंने भी यही कहा था कि हमें रेलवे बजट को मर्ज कर देना चाहिए ओवरऑल बजट में। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने वही कहा था कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने की। बट अभी हमने 2 दिन पहले भी एक बार न्यूज में देखा था कि जो वॉकी टॉकी होते हैं वही नहीं है हमारे पायलट्स के पास, राइट। इसी की काफी शॉर्टेज देखी गई थी। तो इंडिजिनसली हम लोग उतने प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे, तो फिर अब हमने अलाउ कर दिया कि हम लोग इम्पोर्ट के थ्रू इसकी भरपाई करेंगे, राइट। तो ये सब करंट में जो आता है ना, अगर इस तरीके का आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आपको सिर्फ ये ऐड करते चलना है। ठीक है, क्योंकि आंसर ऐसे ही बनेगा, एक फॉर्मेट, एक कंटेंट आपके पास पहले से, उसको आपको सिर्फ करंट से रिलेट करते चलना है और आप बहुत अच्छा आंसर लिख कर आओगे मेंस में। नेक्स्ट इज काकोडकर कमेटी ऑन सेफ्टी, ये 2015 में बैठी थी। इसने इसने भी वही सब रिकमेंडेशन दिए थे। देन इन्होंने प्रपोज किया था टू एनहांस सेफ्टी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। थर्ड इज हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी 2018 में, चेयर्ड बाय फॉर्मर रेलवे बोर्ड अशोक कुमार मित्तल। The committee was tasked with comprehensive review of railway safety practices and recommend actions for infrastructure improvement, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड स्टाफ ट्रेनिंग। ठीक है, देखिए ये रिकमेंडेशन ना पहले से लेके आज तक की सारी कमिटीज के सेम ही होते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करने में सीरियसनेस नहीं दिखाती। कोई एक दो इंप्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे मर्ज कर दिया उसको रेलवे बजट को, ठीक है, और वो दिखा देते हैं कि हम अपग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की काकोडकर कमेटी ने भी कहा था, और 2018 में जो कमेटी बैठी वो भी यही बात कह रही है। तो जब भी कोई बड़े एक्सीडेंट होते हैं तो गवर्नमेंट वो ये बीमारी ना आपको लॉर्ड कर्जन देके गया था, कमिटी कमीशन स्टैब्लिश कर लो जब भी कुछ करना हो, कुछ हादसे हो जाए हम कमिटी बनाएंगे, हम कमीशन बनाएंगे, हम इंक्वायरी करवाएंगे। ठीक है, ये बीमारी आज तक चली आ रही है इंडिया में। हादसे होते हैं, हम लोग कमिटी कमीशन बना देते हैं, फिर भूल जाते हैं। Committee on Train Accident Inquiry 2020, it was formed to investigate major train accidents. The committee focused on analyzing the causes and recommending measures to prevent similar incidents. These committees have played a crucial role in shaping railway safety policies and reforms aiming to reduce accidents, enhance the safety and reliability of Indian railway network. ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरा जो मोटिव था वो बस ओवरव्यू देना कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या कमिटीज ने कहा है, 4-5 पॉइंट, और कमिटीज के नाम बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आंसर अच्छा इफेक्टिव नहीं दिखेगा। ठीक है, बाकी रेलवे सेफ्टी अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है जिसे हमें सेपरेटली मेंस 450 प्लस में करना होगा, और वो हम लोग करेंगे जल्दी 1-2 दिन के अंदर, राइट। गवर्नमेंट के स्टेप्स देख लेते हैं कि इन कमिटीज के रिकमेंडेशन पे आके गवर्नमेंट ने क्या किया है। फर्स्ट इज इट स्टार्टेड अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन्वेस्टमेंट लेकर आए मॉडर्न ट्रैक्स बनाने में, ब्रिज बनाने में, स्टेशन बनाने में, टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स एंड एनहांस सेफ्टी। जैसे हम लोग डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर ले आए ताकि पैसेंजर
ट्रेनों के रेलवे लाइन सेपरेट हो जाए और फ्राइट ट्रेन जिन्हें हम मालगाड़ी कहते हैं, सामान जाता है जिनमें, वो सेपरेट हो जाए। कंजेशन कम होगा तो कम से कम एक्सीडेंट होंगे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज, अपने सिग्नलिंग सिस्टम को हमने और ज्यादा एडवांस बनाया। हमने इंट्रोड्यूस किया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एंड अदर मॉडर्न सिग्नलिंग टेक्नोलॉजीज टू इंप्रूव ट्रेन कंट्रोल एंड प्रिवेंट कॉलिजन। तो आउट ऑफ 17 हमने कितने 8 जो जोन हैं उनको कर भी दिया है मैनुअल सिग्नलिंग सिस्टम से हटके, हमने उन पर ऑटोमेटेड ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया है। तो ये भी पॉइंट अभी हमें अपने आर्टिकल्स में से मिला। Next is improve the rolling stock, enhancing the safety features of trains, including better braking system, reinforced coaches, and advanced safety equipment. Dedicated safety fund बनाए गए, established funds like railway safety funds for targeted safety upgrades and maintenance projects. Enhanced training, तो अपने स्टाफ की रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स, मेंटेनेंस वर्कर्स, सिक्योरिटी पर्सनल टू एंश्योर एडहेरेंस टू सेफ्टी प्रोटोकॉल। बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम वही आती है कि रिक्रूटमेंट आपने इतना कम किया है कि ये ड्राइवर्स और लोकोमोटिव पायलट्स, इनका ये कहना है कि रिक्रूटमेंट कम होने की वजह से हम पे ओवरबर्डन पड़ रहा है। हमारे वर्किंग आवर्स और ज्यादा स्ट्रेच किए जा रहे हैं एंड वी आर नॉट हैविंग टाइम फॉर इवन रेस्ट। Safety audit, conducting regular safety audits and impact inspections to identify and rectify potential hazard. Initiatives to educate passengers on safety practices and emergency procedures. And next is investing in research to develop and implement new safety technologies like Kavach. Okay. So concluding, these measures aim to reduce accidents, improve response time, and ensure a safer railway environment for both passenger and staff. ओके, तो हमने कमिटीज के बारे में देख लिया, हमने गवर्नमेंट के मेजर्स के बारे में जान लिया। ठीक है, चलिए सीबीएम की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये लगाया है यूरोपियन यूनियन ने, इसके लिए मुझे आपको शायद चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये यूरोपियन यूनियन है, यहाँ पे भी फैक्ट्रीज होंगी। ये है हमारा इंडिया या फिर चाइना, ठीक है, यहाँ पर भी फैक्ट्रीज हैं। अब इनके यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंजेंट टफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आपको जैसे एमिशन हो रहे हैं तो आपको सल्फर कैप्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज करनी होंगी, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज यूज करनी होंगी। तो इनका प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कंपनीज का इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यूरोप में जो कंपनीज होंगी वो क्या करेंगी, वो शिफ्ट कर जाएंगी ऐसे देशों में जहां पर एनवायरमेंटल नॉर्म्स थोड़े से लैक्स होंगे, ईजी होंगे, ताकि वहां पर ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं लगानी पड़ेंगी पोल्यूशन कम करने के लिए। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम। ठीक, तो फिर ऐसे तो ईयू का लॉस हो जाएगा, ना तो उसके पास रेवेन्यू आएगा, ठीक है, ना उसके यहाँ कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही उसके लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, उसके वर्कर्स को कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो इसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए ईयू ने क्या कहा, जैसे सपोज यहाँ पे बनाने में आपको 100 रुपए खर्चा आ रहा था ईयू में, तो आप कहाँ भाग गए, इंडिया और चाइना की, हमें यहाँ पे 90 रुपीज खर्चा आएगा। अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे इंडिया को। तो यहाँ पर ईयू ने कहा कि अगर ये ऐसी जगह से आ रहा है, ऐसी कंट्री से आ रहा है प्रोडक्ट, जैसे सपोज स्टील आया, ऐसी कंट्री से आ रहा है जहां पर एनवायरमेंट नॉर्म्स थोड़े से लैक्स हैं, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, इस पे एक्स्ट्रा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगाएंगे ईयू बॉर्डर में एंटर करने से पहले इस प्रोडक्ट पर। यानी कि इस 90 रुपए का प्रोडक्ट जो इंडिया चाइना से आ रहा था उस पे प्लस 10 रुपीज और हम लोग टैक्स लगाएंगे, ताकि अब ये 100 रुपीज का ही पड़ेगा। तो अब ईयू में जो फैक्ट्रीज थी वो क्या सोचेंगी, अगर हम लोग इंडिया में 90 का बना भी ले तो ईयू में आते आते तो वो 100 रुपए का ही हो रहा है, और अगर हम यहाँ बना रहे थे तब भी 100 रुपए की कॉस्ट आ रही थी, तो फिर हम लोग ईयू में ही बनाते हैं, एटलीस्ट यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तो मिलेगा। राइट, गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है वो तो ईजी हैं कि बिजनेस करना यहाँ पर ईजी है कंपैरेटिवली इंडिया के। राइट, तो ये इसी को कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो अब इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि इंडिया की पास से जाने वाले जो एक्सपोर्ट, ठीक है, जैसे हमारे टाटा स्टील के प्रोडक्ट जा रहे हैं, तो उस पर भी ये लोग क्या लगाएंगे, एक्स्ट्रा टैक्स। तो हमारा जो इम्पोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ओके, तो ये एक तरह का क्या मान लेंगे हम लोग कि ये तो आप तो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ले रहे हो, हमारे इंपोर्ट्स सॉरी अपने इंपोर्ट्स कम करने के लिए, हमारे एक्सपोर्ट रिड्यूस करने के लिए आपने ये एक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर की तरह यूज किया है पूरे यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, यही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। CBAM, as it is called, are tariffs that will apply on energy-intensive goods imported into European Union. ये कब से फोर्स में आएगा, इट विल कम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2026। इंडिया इज अमंग टॉप 8 कंट्रीज दैट विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय CBAM। और क्यों, बिकॉज इन 2022 27% ऑफ इंडियाज exports of iron, steel and aluminum products worth $8.2 billion went to EU। तो ये जितना भी हमारा $8.2 बिलियन का एक्सपोर्ट गया था आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम का,
ये क्या हो जाएगा, अब रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अब थोड़ा सा अनकॉम्पिटेटिव हो जाएगा वहाँ। राइट, एक तरह की प्रोटेक्शन मेजर ही लिया है ईयू ने। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हुआ, आगे चलें। ये नोट्स आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे वहां से। देखिए, ये जो टॉपिक है ना यहाँ पे न्यूट्रिनोस का, इसको समझने के लिए मुझे आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाना पड़ेगा, और उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज शांति से थोड़ी देर फोकस के साथ अच्छे से समझ लीजिए। ये मैंने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी समझाया था अपने स्टूडेंट्स को, और हम एक बार यहाँ पे दोबारा इसको देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिनो समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना जरूरी है। देखिए, कोई भी एटम किसका बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में दो चीजें आती है, एक है लेप्टॉन्स और दूसरे हैं हेड्रॉन्स। राइट, लेप्टॉन्स ये 6 कैटेगरी के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, मुऑन एंड मुऑन न्यूट्रिनोस, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनोस। ठीक है, ये 6 टाइप के हो गए। सेकंड इज हेड्रॉन्स को हम फर्दर सब क्लासिफाई करते हैं बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स में। बैरियॉन्स के एग्जांपल हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंड मेसॉन्स के हैं पियोन एंड क्योन। ठीक है, अभी थोड़ा सा शांति रखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए आप समझिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स को फर्दर सब क्लासिफाई किया इनटू बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स। ठीक है, आगे चलते हैं। Now, these subatomic particles are actually building blocks of the atoms that are classified in two main categories, that is hadrons and leptons. और hadrons are further subdivided into baryons and mesons. ठीक है, इतना अभी तक हमने समझा। अब एक एक करके सबको समझते हैं कि होते क्या। सबसे इंपॉर्टेंट है leptons हमारे लिए। These are the fundamental particles that do not experience strong nuclear force. अब 2020 में एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में, जिसने 4 फोर्सेस की स्ट्रेंथ को अरेंज करने के लिए दिया था ऑर्डर में। ठीक है, उस पर अभी हम आएंगे। फिलहाल के लेप्टॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। 6 टाइप के लेप्टॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन जिसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस, सेकंड जनरेशन म्यूऑन एंड मॉन न्यूट्रिनोस, टाउ एंड टाउ न्यूट्रिनोस। Each leptons has corresponding anti-particles with the same mass but opposite electric charge। ठीक है, पार्टिकल अगर है तो उसके पास इक्वली अपोजिट एंटी पार्टिकल भी होगा। दोनों का मास तो सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो अपोजिट होगा। राइट, सो ये बात हुई लेप्टॉन्स की। ये याद रखिएगा, इट डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेप्टॉन्स। हाइड्रॉन्स पे चलते हैं अब, हेड्रॉन सॉरी, जो सेकंड कैटेगरी। दीज आर पार्टिकल दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं थी, बट ये एक्सपीरियंस करेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और ये बने होते हैं कॉर्क्स के। ठीक है, और कॉर्क्स के बारे में पहले थोड़ा सा कॉर्क के बारे में जानेंगे, उसके बाद हेड्रॉन उसके सब क्लासिफिकेशन पे आएंगे। कॉर्क्स आर द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिलकर बनाते हैं हेड्रॉन्स। दे आर नेवर फाउंड इन आइसोलेशन। ठीक है, कॉर्क्स कभी भी हमें आइसोलेशन में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा हमें कॉम्बिनेशन में मिलेंगे, या तो बैरियॉन्स बनाते हुए या फिर मेसॉन्स बनाते हुए। ठीक है, 6 फ्लेवर हम किसको कहते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम्स। ये कॉर्क्स में एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कलर चार्ज, विच इज रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो कॉर्क्स आर दी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो मिलकर हेड्रॉन बना रहे हैं, और ये कभी भी हमें आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे कॉर्क्स। ये या तो हमें बैरियॉन्स के साथ मिलेंगे या फिर मेसॉन्स के साथ मिलेंगे। ठीक है, नाउ अब क्योंकि हेड्रॉन्स इसी से मिलकर बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ कॉर्क्स व्हिच कम इन 6 फ्लेवर्स। हेड्रॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज, दैट इज बैरियॉन्स एंड मेसॉन्स। अब ध्यान दीजिएगा, जो बैरियॉन्स होते हैं इनमें होते हैं 3 कॉर्क्स। राइट, जिसमें सबसे कॉमन टाइप के कौन से हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स दे आर मेड अप ऑफ टू अप कोर्स एंड 1 डाउन कोर्स। हमने 6 कैटेगरी देखी ना इसकी, ये वाली अभी, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेन, टॉप, बॉटम। ठीक है, तो प्रोटॉन जो होता है वो बना होता है 2 अप कोर्स और एक होता है डाउन डाउन कोर। ठीक है, जबकि न्यूट्रिनोस जो होता है वो होता है 1 अप कोर एंड 2 डाउन कोर का। अदर बैरियॉन्स इंक्लूड हाइप्रॉन सच एज लैम्डा, सिग्मा, जी, ओमेगा पार्टिकल्स। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन याद रख लीजिए, और कॉर्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेसॉन्स आर कंपोज ऑफ 1 कॉर्क एंड 1 एंटी कॉर्क। अब देखिए दोनों में फर्क देखिए, ये पूरी तरीके से बना था 3 कॉर्क था, जबकि ये बना है 1 कॉर्क से और 1 एंटी कॉर्क से। दे आर टिपिकली अनस्टेबल। ठीक है, क्योंकि कॉर्क भी है एंटी कॉर्क भी, तो ऑब्वियसली बात है स्टेबल नहीं रह पाएगा, एंड हैव वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन।
लाइफ स्पैन, एग्जाम्पल पियोन एंड दी केओन। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया, ठीक है, लेप्टॉन्स के बारे में जान लिया, हेड्रॉन्स के बारे में जान लिया, बैरियंस मेसॉन्स के बारे में जान लिया, और कॉर्क्स के बारे में जान लिया, ठीक है, जो कि फंडामेंटल यूनिट है, इसको बनाते हैं। कभी आइसोलेशन में नहीं मिलेंगे, या तो मेसॉन्स के साथ मिलेंगे या बैरियंस के साथ मिलेंगे। इसके एग्जाम्पल प्रोटॉन, न्यूट्रिनोस, इसके एग्जाम्पल पियोस एंड केओन्स। ठीक है, लेप्टॉन्स की बात करें तो इसकी 6 है, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रिनो, देन मुऑन, न्यूट्रिनो, टाउ, न्यूट्रिनो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो आर्टिकल अब आपको समझ में आ जाएगा। न्यूट्रिनोस आर ए टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दे डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैव ए स्मॉल मास एंड आर लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड का यहाँ पे मतलब ये है कि इनकी जो स्पिन होती है, इट इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं आफ्टर फोटॉन्स। ठीक है, फोटॉन्स हमें लाइट में मिलते हैं एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट अमंग पार्टिकल दैट मेक अप द मैटर। एटम और सब एटम सब मिलके मैटर बनाते हैं। These particles are produced when particles called leptons interact with matter। ठीक है, इसलिए मुझे आपको leptons वगैरह समझाना पड़ा था, क्योंकि ये प्रोड्यूस तभी होंगे जब ये लेप्टॉन इंटरैक्ट करेगा मैटर के साथ। ठीक है, जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तभी ये न्यूट्रिनोस प्रोड्यूस होंगे। Are produced when particles called leptons interact with the matter. For example, when a type of lepton called muon, ठीक है, अभी हमने देखा muon न्यूट्रिनोस। जब लेप्टन के टाइप मुऑन ये इंटरेक्ट करता है विद द मैटर, दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूस मुऑन न्यूट्रिनोस। ठीक है, इसलिए हमने वो 6 कैटेगरीज देखी थी। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोस एंड सेम गोज फॉर टाउ न्यूट्रिनोस। अगर मैं आपको ये पहले नहीं समझाता तो फिर ये आर्टिकल समझ में नहीं आता। However, the neutrinos themselves interact with the matter very, very rarely to produce a corresponding muon, electron and tau। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खुद से बहुत रेयरली इंटरेक्ट करते हैं, और इसीलिए क्योंकि इंटरेक्शन बहुत रेयर और छोटा सा होता है, इसलिए दिस स्मॉल इंटरेक्शन रेट मेक्स स्टडिंग न्यूट्रिनोस डिफिकल्ट। ओके, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग के लिए जो काम का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें इसकी डिटेल रिसर्च में नहीं जाना है, हमें क्या जानना है इसमें सिर्फ हमें ये जानना है कि आखिर इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे फिजिक्स के लिए। ठीक है, चैलेंजिंग क्यों है न्यूट्रिनोस को स्टडी करना, इसके अलावा न्यूट्रिनो ऑसिलेशन क्या होता है, इसकी ये जो रिसर्च चल रही है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, और ग्लोबल लेवल पर क्या एफर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल का समराइजेशन है जो हमें जानना है। तो अभी तक हमने जान लिया न्यूट्रिनोस आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज बट स्मॉल मास होता है, एंड दे आर लेफ्ट हैंडेड, यानी कि उनका जो स्पिन होता है वो अपोजिट होता है टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। दे आर सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स इन यूनिवर्स आफ्टर फोटॉन्स एंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स दैट मेक अप द मैटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिग्निफिकेंस क्या है, न्यूट्रिनोस आर द की एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर पार्टिकल फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट ड्यू टू देयर यूनिक प्रॉपर्टी एंड चैलेंज द प्रेजेंट फॉर द स्टडी। दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन leptons such as muons, electrons, taus interact with the matter। ठीक है, ये हमने जान लिया था ऊपर। चैलेंजेस क्या है इनको स्टडी करने में, चैलेंजेस यही है कि वो इंटरेक्ट इतना कम और इतना स्मॉल होता है कि उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूट्रिनोस इंटरेक्ट वेरी रेयरली विद द मैटर, मेकिंग देम डिफिकल्ट टू स्टडी। एडवांस डिटेक्टर लगाए जाते हैं इसी के लिए, और यही इसीलिए ये न्यूज आर्टिकल पूरा आया था। ठीक है, क्योंकि एडवांस डिटेक्टर लगाए गए हैं यहाँ पे नोवा एक्सपेरिमेंट के लिए। Advanced detectors with fine tracking capabilities and large volumes are used to capture these rare interactions। और न्यूट्रिनोस बहुत अबंडेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी से भी आर पार होते रहते हैं थ्रू आउट लाइफ। नोवा एक्सपेरिमेंट इन मिनेसोटा इज वन सच एफर्ट इन्वॉल्विंग 14,000 टन डिटेक्टर। ठीक है, ये एडवांस डिटेक्टर बनाया गया इनको ऑब्जर्व करने के लिए, प्लेस 800 किलोमीटर अवे फ्रॉम द न्यूट्रिनो सोर्स। इट एम्स टू डिटरमिन द रोल ऑफ न्यूट्रिनोस इन द यूनिवर्स इवोल्यूशन, पर्टिकुलरली देयर मास हायरार्की। राइट, पूरा फोकस इसी पर है कि आखिर इन न्यूट्रिनोस का रोल क्या रहा है हमारे यूनिवर्स के इवोल्यूशन में। ठीक है, दिस इज द गोल जो फिजिसिस्ट जानना चाहते हैं। न्यूट्रिनो मास डिस्कवरी, इनिशियली माना गया था कि ये मासलेस होते हैं न्यूट्रिनोस, बट लेटर इट वाज फाउंड दैट यस दे हैव मास which allows them to change types as they travel। और इसी फेनोमेना को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। मास होता है तो जैसे जैसे वो ट्रेवल करते रहते हैं वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिनो ऑसिलेशन। दिस डिस्कवरी चैलेंज द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, जो कि कहता था विच डज नॉट प्रेडिक्ट द मैसिव न्यूट्रिनोस। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे स्कूल से पार्टिकल फिजिक्स का, वो तो बात ही नहीं करता था कि इतने न्यूट्रिनोस वगैरह भी होते हैं। Neutrino oscillation, it is a process by which neutrinos change from one type to another over long distances। ठीक है, जो हमने ऊपर जितने पढ़े अभी, मुऑन न्यूट्रिनो,
electron, neutrino, and so on. This has implications for understanding the mass hierarchy of neutrinos, which can follow either a normal or inverted order. Importance क्या है रिसर्च की? It can provide us information from universe past. They can travel vast distances without interacting much with the matter. जैसे हमारी बॉडी से भी आर पार हो जाते हैं ये. This makes them excellent carrier of information from distant cosmic events like supernova या black holes. अगर वहां से जनरेट हुए होंगे हम तक पहुंचेंगे तो ये बिना किसी ज्यादा डिस्टर्बेंस के पहुंचते हैं और इनको स्टडी करके हम कुछ ना कुछ अंदाजा लगा सकते हैं अपने यूनिवर्स का. फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स. न्यूट्रिनोस होल्ड पोटेंशियल for revolutionizing the communication technology due to their ability to pass through almost any material. If we develop methods to transmit and detect them effectively, they could replace electromagnetic waves in certain communication channels. तो ये इनका एक प्रॉपर एप्लीकेशन बन जाएगा फ्यूचर में अगर हम कर पाएंगे तो. Global efforts. Countries around the world are investing in neutrino research with projects like Super K3 in Japan, Sudbury Neutrino Observatory in Canada, Nova in US, and others. India also aims to contribute with India-based Neutrino Observatory. Can you tell me कि ये कहाँ पे लगाई गई है? मुझे उस हिल का नाम जानना है जिस हिल में बनाया गया है. So finally, you can conclude that the study of neutrinos is crucial for advancing our understanding of the universe, potentially leading to groundbreaking discoveries in both fundamental physics and particle application. ओके तो ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल बना के दे दिए गए हैं ताकि आपको ये बनाना ना पड़े. अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि आप लोग खुद से बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बट अगर खुद से नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट इसको आप वहां से डाउनलोड कर लें और उसके बाद हैंड रिटन बना लें. लेकिन बनाए हैंड रिटन ही काम वही आएंगे आपको अल्टीमेटली. पीडीएफ वगैरह नहीं पड़ी जाती लास्ट मोमेंट पे. हीट स्ट्रेस इज मोर देन डिग्री ऑफ कंसर्न. तो इस आर्टिकल में नहीं घुसेंगे लेकिन हम हीट स्ट्रेस की वजह से जो प्रोडक्टिविटी पे लॉस होता है उसके बारे में जानेंगे. अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि हीट का वुमेन पर काफी इंपैक्ट है. ठीक है, एक तो इनकी प्रोडक्टिविटी तो जाती है, वो तो सभी की जाती है, बट इनकी ओवरऑल कह सकते हो कि आप इनकी प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उन पे ज्यादा असर पड़ता है इसका. ठीक है, इन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है. चाइल्ड मिसकैरिएज हो सकता है, अर्ली डिलीवरी हो सकती है, ये सब. ठीक, बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की ओवरऑल ऑन ऑल वर्कर्स. तो क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्टिकुलरली हीट स्ट्रेस, they are adversely affecting the workers' health and productivity worldwide. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं कुछ लोगों की तो कि काम करना ही है एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, चाहे कितनी भी गर्मी हो. सो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑफन प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम सीजिंग वर्क इन हैजार्डस कंडीशंस leading to health issues such as heat stroke, cardiovascular disease, physical injury. Women in heat exposed jobs face pregnancy related complications. इस पे हम लोग एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी कर चुके हैं विमेन पर. अब यहाँ पर आईएलओ की फाइंडिंग्स है कुछ, एक दो पॉइंट्स याद रखना बस, क्योंकि ये आपको अच्छा एक इंट्रोडक्शन देते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आईएलओ या किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी को आप कोट करते हो ना, आपका आंसर ज्यादा इंपैक्टफुल होता है. आप हर आंसर में 1 से 2 एक्स्ट्रा मार्क्स फैच करते हो और वही आपके रैंक डिसाइड करता है. आईएलओ स्टडी फाइंडिंग यहाँ पे 2019 में आईएलओ की स्टडी कहती है कि 2.2% रिडक्शन हो सकता है ग्लोबल वर्किंग आवर्स में बाय 2030 ड्यू टू हीट स्ट्रेस कॉस्टिंग द ग्लोबल जीडीपी अराउंड $2400 बिलियन. एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर आर द मोस्ट अफेक्टेड, लूजिंग सिग्निफिकेंट वर्किंग आवर्स. ठीक, बाकी के 2 पॉइंट आप छोड़ दीजिए, सिर्फ ये 2 पॉइंट याद रखिए क्योंकि हमारे पास एक सफिशिएंट डेटा होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. अब ये जो हीट है ये ऐसा नहीं है कि ग्लोबल में सबको ही इक्वली इंपैक्ट कर रही है, नहीं. देयर आर रीजनल एज वेल एज जेंडर डिस्पैरिटी. इट डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द सदर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, जहां पे कि ऑलरेडी गर्मी भी बहुत पड़ती है, जहां पे ऑलरेडी काफी पुअर लोग भी रहते हैं, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है. तो these regions are already vulnerable to climate change and home to many of the world's poor. Countries with large agriculture and construction workforce in tropical as well as subtropical regions are most at risk. Women in subsistence agriculture face increased risk, exacerbating gender disparities in the workforce. इंडिया पे स्पेसिफिकली क्या इंपैक्ट होगा? तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत बढ़ रहा है. इस बार तो दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, राइट. तो विद एन एस्टिमेटेड 160 to 200 मिलियन पीपल आर एट रिस्क ऑफ डेडली हीट वेव्स एनुअली बाय 2030. अभी ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिक ही याद रखना नंबर, बस एक अंदाजा रखिए कि हाँ 16 से 20 करोड़ लोग ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है. ठीक है, जैसे अपना बुंदेलखंड प्लेट्यू हो गया, तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, ठीक है, हैदराबाद में भी बहुत हीट वेव्स आती है, इस तरह के. तो करीब 16 से 20 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बहुत डेडली हीट वेव्स के चपेट में आ सकती है. हीट स्ट्रेस
is expected to cause significant job losses and reduce productivity, especially for informal and migrant workers. Next is national guideline exists to mitigate heat wave impacts, focusing on education, hydration, work schedule management, etc., medical facilities वगैरह इन सब पे. सो फाइनली रिकमेंडेशन में आप क्या लिखेंगे कि हम क्या करें फिर इसको हैंडल करने के लिए. तो वी कैन स्ट्रेंथन द अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर एट ग्लोबल, नेशनल एंड वर्क प्लेस लेवल. ठीक है, जैसे एक पार्क, ग्रीनरी टाइप की चीजें बनाई जाए, थोड़ा रेस्ट दिया जाए, हाइड्रेशन के लिए एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराया जाए. इम्प्लीमेंट नेशनल गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस में आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स. एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की, जैसे वार्निंग की सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक दोपहर में काफी एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ेगी. ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. तो एटलीस्ट आप ये इंश्योर कर सकते हो कि इन आवर्स में ब्रेक दे दिया जाए, इस टाइम काम ना कराया जाए. आप चाहे इवनिंग में थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो क्योंकि सन सेट भी लेट होता है. ओके, तो आप बोल सकते हो कि आप 2 to 8 PM तक आप उनसे काम करा सकते हो 6 PM की जगह. राइट, तो वो तभी हो पाएगा जब हमारे पास उतना अच्छा अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप होगा. एनहांस कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स टू एडजस्ट द वर्किंग आवर्स, जो मैंने आपको अभी बोला. एंश्योर रेस्ट ब्रेक एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट. डेवलप ग्रीन जॉब दैट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड सपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग. ठीक है, तो इस आर्टिकल का समरी यही निकल के आती है. तो वो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ डायरेक्ट डिस्कस कर दिए. राइट, बाकी ये सब हमारे काम के नहीं है. इन पॉइंट्स को नहीं जानना है बाइडेन क्या कर रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, वो हमें पता है बस कि वहाँ क्या इशू चल रहा है. इसको अभी रुक जाइए, आज बजट पेश होगा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या निकल के आता है उसमें से. केस फॉर रेगुलेटिंग गिग बेस्ड वर्क्स. अब देखिए यहाँ पर गिग वर्कर्स को लेकर अभी तक आपने क्या समझा कि यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जैसी रिलेशनशिप नहीं है. ये कंपनीज जो है वो कहती है हम एम्प्लॉयर नहीं है, वी आर जस्ट ए प्लेटफॉर्म. लेकिन सच्चाई यही है कि आप एम्प्लॉयर जैसी सारी चीजें कर रहे हो, आप ही सारे रूल्स डिसाइड कर रहे हो, आप ही वर्क एलोकेट कर रहे हो, सब कुछ आप ही कर रहे हो, बस इन दी नेम ऑफ कि ये तो एक एल्गोरिदम डिसाइड करती है. बट वो एल्गोरिदम को मैनेज करने के लिए तो आपने लोकल मैनेजर्स रखे हुए हैं ना. राइट, तो हम लोग ये देखते हैं कि एग्जैक्टली इसमें इशू क्या है और कर्नाटक जो बिल लेकर आया उसने इश्यूज को किस तरीके से हैंडल किया. ओके, तो इस आर्टिकल की को समराइज करके पढ़ते हैं सीधे. Karnataka government's intention to introduce legislation for welfare of gig worker is commendable and necessary move, and this legislation tackles three significantly myth perpetuated by gig and platform industry. अब इन्होंने कौन से 3 मिथ बनाए. फर्स्ट इन्होंने मिथ ये दिया कि देखिए यहाँ तो कोई बॉस है ही नहीं. सेकंड इज, तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट फील कर सकते हो कि हम तो पार्टनर की तरह काम कर रहे हैं, हम कोई आपके नौकर नहीं है, हम आपके सर्वेंट नहीं है. ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे बॉस नहीं है. बट ये अगेन दिस इज अ मिथ. सेकंड इज फ्लेक्सिबिलिटी, आपको वर्किंग आवर्स हैं, जब आपको काम करना है करो. आपको रात को 1 बजे ड्राइविंग करनी है, आप उस टाइम पे कर लो, उस टाइम पे पिक कर लो जिसको जाना है. थर्ड इज कि ये पार्ट टाइम, सॉरी, ये पार्ट टाइम वर्क है, यानी कि लोग दूसरी जगह काम कर रहे हैं, ये सिर्फ पार्ट टाइम जब उनको लगता है हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न करनी है तब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कुछ काम करने. ठीक है, तो ये 3 मिथ बनाए गए हैं जिनको कर्नाटक गवर्नमेंट ने टैकल करने की कोशिश की है. इनको समझते हैं पहले. बाकी हम गिग इकोनॉमी, जो ओवरऑल गिग इकोनॉमी है उस पर जरूर पूरा एक सेशन करेंगे मेंस 450 प्लस में. ठीक है, बट ऑफ कोर्स नाउ इट इज नॉट ओपन टू एवरीवन, वो ऐप पर है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है. ठीक है, देखिए आई वर्क 8 to 12 hours solely on this channel. Okay, so it's not like that, it is not possible for me to keep everything free at the age of 32 years with some family responsibilities as well. Okay, so please ये सब मत बोला कीजिए कि ये फ्री रखिए वो फ्री रखिए. It's not sustainable. ठीक है, again I don't want to say such words, but even you parents work with an income or a salary, right? Only then they are able to raise you and take care of your education. Okay, no one can work free for 10 to 12 hours. Okay, because government doesn't give everything free to educators. Okay, so please understand that. Now, these aggregators, जिनको हम प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, these aggregators often claim that platform workers are their own boss. ठीक है, इन लोगों ने मिथ किया कि आप तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, कोई बॉस नहीं है, आप बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ काम कीजिए. यूजिंग टर्म्स लाइक कि आप पार्टनर्स हो या कैप्टन्स हैं हम लोग. दिस आइडिया अट्रैक्टेड मैनी यूथ इनिशियली फॉर गिग वर्क, कि चलो यार अपनी डिमांड पे काम करेंगे, जब हमारा मन होगा तब करेंगे. तो इनिशियली तो यूथ इस तरफ अट्रैक्ट हुआ कि हाँ ये इस तरह का काम अच्छा है. But the reality is that the workers are controlled by algorithms. Okay, this is the reality, algorithm and local managers जो बिठाए जाते हैं इनके ऑफिस में. ठीक है, एल्गोरिदम डिक्टेट द वर्किंग आवर्स, वो टास्क असाइन करता है आपको, कैंसिलेशन असाइन करता है, रेटिंग्स एंड इवन टर्मिनेट भी कर सकता है आपको वर्क से. अगर कोई बॉस नहीं है, आप इक्वल पार्टनर हो, आप पार्टनर की तरह काम करते हो, तो टर्मिनेशन कैसे हो सकता है.
ओके, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अ, ये जो गिग वर्कर्स हैं उनकी हालत ऐसी है जैसे रैट्स इन द मेज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द एल्गोरिदम, बिकॉज कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि ये एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क करती है। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, राइट, देयर इज कंप्लीट अनप्रिडिक्टेबिलिटी। सेकंड, ठीक है, ये एल्गोरिदम एंड लोकल मैनेजर्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर, वो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। हम लोग को ऐसा फील हो रहा है जैसे वी आर रैट्स इन द मेज एंड देयर इज क्लियर अनप्रिडिक्टेबिलिटी of this algorithm. The Karnataka bill aims to address this by making aggregators share the algorithmic parameters used to allocate work and manage workers, giving workers more control uh, over the work's life. ओके, सो ये कर्नाटका में जो बिल पेश किया जा रहा है उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने एग्रीगेटर्स को कहा है कि आप शेयर कीजिए कि एल्गोरिदम के पैरामीटर्स क्या हैं, ठीक है, और वर्कर्स को आप गिविंग वर्कर्स द मोर कंट्रोल ऑफ देयर वर्क लाइफ, कि किस तरीके से वर्क एलोकेट किया जाता है। ओके, तो दिस इज फर्स्ट मिथ जिसको बर्स्ट किया कर्नाटका के बिल ने। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मिथ था कि फ्लेक्सिबिलिटी है आपके वर्किंग आवर्स में। द सेकंड मिथ इज दैट प्लेटफॉर्म वर्क्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी अरेंजमेंट्स, बट इन रियलिटी द फ्लेक्सिबिलिटी फेवर्स द एम्प्लॉयर एंड नॉट द वर्कर। वर्कर्स मस्ट एडर टू स्ट्रिक्ट लॉग इन आवर्स, कि आपको इस टाइम पर लॉग इन करना ही है। इंसेंटिव स्कीम उस तरीके से डिसाइड होती है ताकि आप अर्न कर सको इनफ टू कवर देयर कॉस्ट, लिविंग देम विद लिटिल ट्रू फ्लेक्सिबिलिटी। तो कर्नाटका बिल यहाँ पर मैंडेट करता है एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए दोनों के बीच में, इनकम सिक्योरिटी होनी चाहिए एंड द राइट फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स टू रिफ्यूज द वर्क विदाउट पेनल्टीज, एनहांसिंग वर्कर्स प्रोटेक्शन। क्योंकि अभी ये है कि रात को 1 बजे आप पिक करने नहीं गए कस्टमर को, क्लाइंट को, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप पे पेनल्टीज लगा दी जाएंगी अगले दिन, ठीक है। तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई, ठीक है, फिर हम अपने खुद के बॉस कैसे हुए, राइट। तो ये सेकंड इशू है जिसको कर्नाटका बिल ने बहुत अच्छे से टैकल किया है। थर्ड, कि ये पार्ट टाइम वर्क है, जो लोग मेन काम कहीं और करते हैं, बाकी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। द थर्ड मिथ इज दैट गिग वर्क इज ए पार्ट टाइम and supplementary. But studies show that vast majority of gig workers entirely rely on these jobs for their income, जैसे कैब ड्राइवर, ठीक है, वो entirely दिन के 12-14 घंटे वो यही काम करते हैं। With taxi drivers working over 11 hours daily and delivery workers over 10 hours. The कर्नाटका बिल मैंडेट करता है यहाँ पे कि आप सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए गिग वर्कर्स को, एक्नॉलेजिंग देयर फुल टाइम कमिटमेंट एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर ओल्ड एज, हेल्थ एंड अदर नीड्स। ठीक है, तो ये तीन चीजें कर्नाटका बिल ने बहुत अच्छी की है और आपको यही तीन चीजें मेंशन करनी होगी कि हमें इस तरह से एक नेशनल बिल लेकर आना चाहिए, राइट। चलिए, फर्दर इंडिया का स्टांस क्या है, तो डेस्पाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंडोर्समेंट ऑफ प्लेटफॉर्म वर्कर्स राइट एट द G20, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो हमारा आया है, मैंने आपसे चारों कोड डिस्कस कर चुका हूं मेंस 450 प्लस में। तो ये जो कोड आया सोशल सिक्योरिटी पे, ओनली वेगली एड्रेस गिग वर्कर एंड लैक प्रोटेक्शनिस्ट फॉर वेज सेफ्टी एंड हेल्थ। इसने क्या किया है, गिग वर्कर्स को डिफाइन किया एज अ इनफॉर्मल वर्कर, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर, ठीक है, सॉरी इनफॉर्मल जॉब है ये, बट एग्जैक्टली उसको गिग वर्कर यूज नहीं किया है हमारे ये कोर्ट्स ने, ठीक है। तो इंडिया ने G20 में एश्योरेंस देने के बाद भी ये चीज इंक्लूड नहीं की, बट स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक राजस्थान, कर्नाटका, दे आर लीडिंग द वे विद मोर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन। दिस शिफ्ट highlights the importance of financing social security for workers from the market, holding private companies accountable for workers welfare, while कर्नाटका बिल could improve on issues like minimum wage fix करवा दीजिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग के राइट दे दीजिए इनको, इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन एम्पावरिंग एक वर्कर एंड इंश्योरिंग देयर राइट। तो अब से मैं आपको हमेशा कंक्लूजन भी रेडीमेड दे रहा हूं ताकि इन टॉपिक्स पर जो भी आएगा, ठीक है, उसमें आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आपके पास पहले से रेडी होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं अल्टीमेटली आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग या 450 प्लस या न्यूज एनालिसिस, इन तीनों का मेरा गोल सिर्फ एक ही है कि मुझे आपको नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में बहुत अच्छी क्वालिटी के आंसर राइटिंग के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो अगर गिग वर्कर पे इस तरह की चीजें आती है तो ये आपके लिए एक रेडीमेड कंक्लूजन रखा है, इसको लिखिए, याद कीजिए, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया में गेन फ्रॉम चाइनीज एफडीआई। अब ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने कही है ये बात कि हमें चाइना से एफडीआई अट्रैक्ट करनी चाहिए, रिप्लेसिंग सम वेल चोजन इंपोर्ट्स विद इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना। अब चाइना से हम लोग रेडीमेड इंपोर्ट करते हैं काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, उससे अच्छा है कि हम लोग इसकी जगह चाइना की ही एफडीआई अट्रैक्ट कर लें कि हमारे यहाँ आइए, एफडीआई लेकर यहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और यहीं पे बनाइए। जैसे वीवो है, ठीक है, उससे इंपोर्ट करने की बजाय आप यहीं पे बनाइए हमारे यहाँ, ठीक है, एफडीआई के फॉर्म में लेकर आइए पैसा।
helping boost Indian manufacturing and plugging India into the global supply chain as it looks to benefit from advanced economies push to diversify past China. और दूसरा कि हमने गलवान वैली में इंसिडेंट हुए थे, उसके बाद कोविड आया। ठीक है, कोविड के टाइम क्या हुआ था कि चाइनीज कंपनी क्या कर रही थी कि इंडियन कंपनीज काफी डिस्ट्रेस में चल रही थी, तो उनको आउटराइटली बाय करना शुरू कर दिया था। तो फिर तो ये बात हो जाएगी कि अगर मान लो हमारी सारी फार्मेसी कंपनीज को चाइना से आई हुई कंपनीज खरीद लें, तो फिर प्राइस वो लोग अपने हिसाब से बढ़ाएंगे, राइट। तो उस वक्त इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट कर दी थी चाइना से जो एफडीआई आ रही थी उसको। और तो यहाँ पे अब इकोनॉमी सर्वे ने कहा है कि आप रिव्यू कीजिए इस रिस्ट्रिक्शन को ऑन इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम चाइना दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंटर इन 2020 टू प्रोटेक्ट इंडियन फर्म्स फ्रॉम अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, उस टाइम पे वो हमारी कंपनी को बाय करना शुरू कर दिया था। तो हम या तो इधर हम लोग इंटीग्रेट हो जाएं चाइना के साथ सप्लाई चेन में, जैसे उसके यहाँ फोन बन रहे हैं, तो जो इनोवेशन है हाई टेक, जैसे सेमीकंडक्टर बना दिया, आईसी सर्किट बना दिया, वो आप बना लो। बाकी फिर इंडिया को भी इंटीग्रेट कर लीजिए अपने साथ कि असेंबली आप लोग कर लेना या स्क्रीन आप लोग बना लेना। ठीक है, या फिर जो बैक एंड सपोर्ट देना है कस्टमर सर्विस, वो इंडिया में ऑफिस खोल देंगे उसके लिए। ठीक है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यू चेन। या फिर प्रमोट कर लीजिए एफडीआई फ्रॉम चाइना। ठीक है, दो ही तरीके हैं, या तो उसके साथ इंटीग्रेट हो जाओ या फिर वहां से एफडीआई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो। कंसीडर कीपिंग फूड प्राइस आउट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट। अब देखिए एक बात सोचिए कि फूड के जो प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, अब जैसे टोमेटो है, ओनियन है, पोटैटो है, इनकी डिमांड तो थ्रू आउट द ईयर आई थिंक सेम ही रहती है। ठीक है, हर फैमिली के सेम रहती है। यानी कि एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि फूड प्राइसेस, फूड प्रोडक्ट्स में जो इन्फ्लेशन आता है वो डिमांड सप्लाई साइड से आ रहा है, ना कि सॉरी डिमांड साइड से नहीं आ रहा है। डिमांड उतनी सेम है पब्लिक की तरफ से, सप्लाई साइड से आ रहा है। ठीक है, सप्लाई साइड से कंस्ट्रेंट आ रहा है। अब हमारी जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसको ध्यान कंट्रोल कर सकती है? वो तो सप्लाई साइड को कंट्रोल नहीं कर सकती ना, उसके बस की तो नहीं है। आरबीआई तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है कि फार्मर ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट करती है डिमांड को, यानी कि लोगों के हाथों में पैसे अगर ज्यादा हैं तो उसको रेपो रेट बढ़ा के वापस ले लो, अगर पैसे कम है तो रेपो रेट डिक्रीज करके ज्यादा पैसा पब्लिक के हाथ में दे दो। ठीक है, तो वो डिमांड साइड के लिए इफेक्टिव है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन फूड प्राइसेस में जो इन्फ्लेशन आता है वो आता है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की वजह से, जहां पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्टफुल नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकती इसमें, सप्लाई बढ़ाने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो सीजन, बारिश और किसान भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये बोला जाता है हमेशा कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहा है। ठीक है, 2 to 6% के बीच में रखना है। तो इसलिए इस इन्फ्लेशन टारगेटिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप फूड प्रोडक्ट्स को निकाल दो बाहर। ठीक है, तो ये एक अच्छा सजेशन है। Higher food prices are often not demand induced but they are supply induced। ठीक है, तो ये जो मॉनेटरी टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, रेपो एंड ऑल, दे आर मेंट टू काउंटर एक्ट प्राइस प्रेशर अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ग्रोथ। तो वो सप्लाई में कुछ नहीं कर सकता। हार्डशिप आर कॉज्ड बाय हायर फूड प्राइसेस फॉर पुअर एंड लो इनकम कंज्यूमर्स, तो उसको हम हैंडल कर सकते हैं किसी और तरीके से, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दें उस टाइम पर, या फिर कोई कूपन दे दें फॉर स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक परचेज फॉर अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन। ठीक है, अगर सप्लाई की वजह से एक से ज्यादा प्राइस बढ़ गए तो हम लोग कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, जैसे सरकार ने क्या किया था, ओनियन बढ़ गए थे तब सरकार अपनी तरफ से ओनियन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी जगह जगह नोएडा में। ठीक है, और जब शुगर के रेट बढ़ गए थे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, या वाउचर दे दीजिए, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दीजिए उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। इस तरह की चीजें की जा सकती हैं, बट गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है सीरियसली टू कीप आउट द फूड प्राइसेस आउट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ओके, ठीक है, ऐसी चीज को टारगेट कैसे करें हम जिसपे हमारा कंट्रोल ही नहीं है। डोंट फॉरगेट एम्प्लॉयमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर एआई फैसिनेशन, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है बिजनेस को। देयर इज लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली डेटा ऑन एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड। फॉर्मल सेक्टर की तो चलो फिर भी पता चल जाती है, बट इनफॉर्मल सेक्टर की कितनी जॉब्स क्रिएट हुई है वो पता नहीं चल पाती है। Widespread adoption of AI across the service sector can significantly reshape and even replace jobs। तो एआई जॉब्स रिप्लेस करेगा, ठीक है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आएगा। अब उसके लिए आप तैयार हो या नहीं वो देखना होगा, स्किल्स पे डिपेंड करता है, एजुकेशन पे डिपेंड करता है। कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी 15 ईयर्स हाई पे है, ऑलमोस्ट क्वाड्रपल हुई है, 4 टाइम्स ग्रोथ हुई है इनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट में। ठीक है, बट उतना उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं किया जिस मोटिव से कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए थे। टोटल वर्कफोर्स कितनी है हमारी, 56 करोड़। 45% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, 11% मैन्युफैक्चरिंग में, 28% सर्विसेज में, 13% कंस्ट्रक्शन में। ये तो सिर्फ एक डेटा हो गया। इकोनॉमी मस्ट जनरेट ऑलमोस्ट 78 लाख जॉब्स एनुअली इन नॉन फार्म सेक्टर। अब कर पाएंगे या नहीं वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की पॉलिसी पे। अब जब भी हमारे इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ने लगते हैं ना, जैसे शुगर की या किसी के, तो सरकार बैन कर देती है कि चलो चलो एक्सपोर्ट बैन करो,
वरना डोमेस्टिक प्राइस भी बढ़ जाएंगे तो फिर हमें इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा। बट सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो अपने देश के फार्मर्स को प्रॉफिट भी तो लेने दीजिए उस चीज का, वो भी तो जरूरी है ना। ठीक है, क्योंकि लैंड के प्राइस बढ़ते हैं, रियल एस्टेट वाला कमा लेता है, ठीक है, रेंट बढ़ता है, मकान मालिक कमा लेता है। बट जब इंटरनेशनल कमोडिटी में प्राइस बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के, तब आप उस पर बैन लगा देते हो एक्सपोर्ट पे। उस वजह से होता है क्या है कि फिर किसान को अपना सब कुछ डोमेस्टिक मार्केट में रखना पड़ता है, फिर डोमेस्टिक मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है, तो यहाँ प्राइसेस और गिर जाते हैं। तो आप तो दिखा सकते हो कि इन्फ्लेशन कम हुआ देखिए डोमेस्टिक में, लेकिन उस किसान का तो लॉस हो गया ना, राइट। तो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का भी यही कहना है, अलाउ फार्मर्स टू बेनिफिट फ्रॉम हायर ग्लोबल प्राइसेस। Farmers should be allowed to benefit from higher international prices and food export ban should be used under exceptional circumstances. तभी बैन कीजिए एक्सपोर्ट जब बहुत एक्सेप्शनल नीड हो। It also advised center to allow substitution effects to play out before responding to domestic supply concerns. पहले कुछ सब्सटीट्यूट देखिए कि ये डोमेस्टिक में अगर प्राइस बढ़ने के चांसेस है कल को, तो इसको किसी और तरीके से हैंडल किया जा सकता है क्या, विदाउट बैनिंग दी एक्सपोर्ट। हम लोग हर कभी एडॉक एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं। The Indian agriculture provides livelihood to 42% पॉपुलेशन और शेयर कितना है जीडीपी में एग्रीकल्चर का, 18.2%। और लास्ट ईयर ग्रोथ कितनी रही, सिर्फ 1.4, जबकि उससे पहले 4.7। तो लास्ट ईयर ग्रोथ का एक इम्पैक्ट एल नीनो एक रीजन था, ठीक है। लेकिन हमने उस दिन आईसीआर का एक डेटा देखा था जिसमें क्वेश्चन किया गया था कि आईसीआर बड़े गर्व से कहता है हमने 2000 से ज्यादा क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी बनाई है सीड्स की। अगर आपने क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटी बनाई थी इतनी सारी, तो फिर ये ग्रोथ रेट इतनी क्यों गिरी। अगर एलिनो आया भी तो आपने तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स बना लिए थे ना, ठीक है। तो आईसीआर के क्लेम को आप इस तरीके से काउंटर कर सकते हैं अपने आंसर में। नेक्स्ट चीज की, आज एग्रीकल्चर में क्रॉप से ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है आपको एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग, फिशरीज जैसी सेक्टर्स में, ठीक है। तो हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अब इन सेक्टर्स के लिए भी हमने क्या कर दिया है, केसीसी अलाउ कर दी है। कोल इंडिया बैग फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल एसिड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ग्रेफाइट की एक माइन हैंड ले ली है और ये हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो पहले इसको जानते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग क्या होती है वो जानेंगे। स्टेट ओन्ड कोल इंडिया जो कि कंट्रोल करता है करीब इंडिया का 80% कोल आउटपुट, ये कोल इंडिया बैग द फर्स्ट क्रिटिकल मिनरल एसिड ग्रेफाइट इन मध्य प्रदेश। एडवांटेज इन पावरिंग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन मोमेंटम, क्योंकि हम ग्रेफाइट को कहाँ यूज करना है, हमें इनको लिथियम आयन बैटरीज में यूज करना है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज होंगी, ठीक है। हमें इसको ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में यूज करना है। दिस इज डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एसिड, ओके, जो कि मिली है खट्टली छोटी ग्राफिक ब्लॉक इन अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो खैर नहीं याद रखना आपको। एक कॉम्पोजिट लाइसेंस दे दिया गया है इनको। कॉम्पोजिट लाइसेंस पे अभी हम बात करेंगे क्या है, क्योंकि हमने पहले प्रीलिम्स के टाइम वो सब डिस्कस की थी, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन पॉलिसी एंड ऑल, उसमें हमने ये सब पढ़ा था। इंडिया इंपोर्ट्स अबाउट 69% ऑफ ग्रेफाइट नीड्स, तो हमें अपने खुद के डोमेस्टिक सोर्सेज की जरूरत थी। इट इज नेचुरल, सिंथेटिक एंड एंड यूज प्रोडक्ट। Its utility as an anode material in lithium-ion battery manufacturing due to relatively low cost and energy densities की अच्छी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज करेंगे, एनर्जी स्टोरेज में यूज करेंगे, लिथियम आयन सेल्स यूज किए जाते हैं। ग्रेफाइट हैज अ बिग मार्केट, एब्सोल्यूट डिमांड प्रोजेक्ट की जाती है टू शूट अप 25 to 27% बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में जान लेते हैं। कार्बन का ही एक फॉर्म है विद ए लेयर्ड एंड प्लेनर स्ट्रक्चर वेयर कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन हेक्सागोनल लैटिस, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट की वजह से ग्रेफाइट को अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टी मिलती है, जैसे कंडक्टिविटी, ल्यूब्रिकेशन एंड स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and then its layered structure allows layers to slide over each other easily, making it an effective lubricant, ठीक है। ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसी की वजह से इसकी ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं। स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, इट इज केमिकली स्टेबल एंड रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर। कई जगहों पे एप्लीकेशन है इसकी, बैटरीज में, लुब्रिकेंट्स में, स्टील मेकिंग, इवन हमारी जो पेंसिल होती है उसके कंपोनेंट में भी। कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको एक माइन मिल गई, अब उसमें अगर अदर रिसोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं तो उसके लिए अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर आपको ओपन एकरेज वाला रूल भी दिया गया है यहाँ पर कि अगर मैंने 1 एकड़ ली है, उसमें माइनिंग कर रहा हूँ, मुझे और चाहिए कि मेरा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, मुझे और आजू बाजू की भी 1-2 एकड़ और जमीन चाहिए, तो फिर वो मेरे पास है कि मैं बस जाकर अपनी एप्लीकेशन दे सकता हूँ और मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। मुझे अलग से एक लाइसेंस देने के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी होगी, मुझे इन्फॉर्म करना होगा कि मुझे बाकी आगे का सराउंडिंग एरिया भी माइन करना है, ठीक है। वो कहलाती है ओपन एकरेज। ये है कंपोजिट लाइसेंसिंग। इट रेफर्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस वेयर मल्टीपल रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ए बिजनेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी आर कंबाइंड इनटू सिंगल एप्लीकेशन और अप्रूव्ड प्रोसेस। This approach aims to simplify and expedite the licensing process by reducing bureaucratic hurdles and minimizing the delays. बेनिफिट क्या होंगे, इससे एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट सेविंग होगी, क्लैरिटी आएगी,
चैलेंजेस, कॉम्प्लेक्सिटी और कोऑर्डिनेशन, ये आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ समझाने को नहीं है। इंटरनेशनल पेज पर आज ऐसा कुछ काम की न्यूज नहीं है हमारे, ठीक है, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। और इंडियन एक्सप्रेस आज उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ उसमें एक आर्टिकल मुझे लगा था जो कि थोड़ा सा ठीक है, बट अब हम उसको किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन ज्यादा लेंदी हो जाता है तो भी फिर बच्चे उसको देखते नहीं, ठीक है। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज दिस मेंस 450, दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस, ये तीनों आपको आपके एग्जाम के लिए सबसे अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।